हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान के बारे में, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ेंगे इसमें 7 चैप्टर यदि आप टोटल पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा यूएसए के संविधान में। ठीक है, तो पहला मैंने आपको करा दिया है, दूसरा चैप्टर आज करवाऊंगी। ऐसे ही इस क्रम में आपको 7 चैप्टर्स मिलेंगे जिसमें आपको अमेरिका का संविधान अच्छे से क्लियरली इन डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले के जो पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस है उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है आज का टॉपिक आपका शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस इन अमेरिका। अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत। ये कथन है ऑग और रे के। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या अर्थ है? सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, इनका आपस का रिलेशन कैसा होना चाहिए, यह समस्या राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवादग्रस्त रही है और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत सबसे अधिक प्रमुख है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। शक्ति विभाजन सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू है और मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सरकार के 3 अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर शक्ति विभाजन सिद्धांत का प्रभाव। अमेरिकी संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके। इस हेतु उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया गया और संविधान में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, वरन अपने संविधान को शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित किया गया। संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य मेडिसन ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए प्रसिद्ध पत्रिका फेडरलिस्ट में लिखा था कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े हो या अधिक, और चाहे वंशानुगत हो, स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। अतः 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब नवीन संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तो संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को संविधान का आधारभूत सिद्धांत बनाने का निश्चय किया। मेडिसन बार बार कहा करता था कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। डॉक्टर फाइनर ने तो लिखा है कि अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। अमेरिकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण। संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है
और न ही संविधान में किसी स्थान पर शक्ति विभाजन सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। लेकिन शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिकी संविधान की मूल भावना है और संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के ये अनुच्छेद इस प्रकार है। अनुच्छेद 1 खंड 1 संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होंगी। अनुच्छेद 2 खंड 1 समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3 खंड 1 कहता है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान निर्माता चाहते थे कि न केवल सिद्धांत में वरन व्यवहार में भी सरकार के इन 3 अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए तथा उनके द्वारा अपने कार्यों का संपादन एक दूसरे से अधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। अतः संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इन व्यवस्थाओं को करता है। शासन के 3 अंगों के सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। यद्यपि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में ही है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 अंगों के क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति यह सोचकर भी अपनाई थी कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। यह व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था के नितांत विपरीत है। सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है। महाभियोग असामान्य और अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है। विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। संविधान के द्वारा भी चुनाव के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके आधार पर प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझता है। सीनेट सदस्य स्वयं से संबद्ध संघ की इकाई अर्थात संपूर्ण राज्य के प्रति उत्तरदायी समझता है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी है। इन सब के अतिरिक्त शक्ति विभाजन सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण ही अमेरिका में संसदात्मक शासन को नहीं वरन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार संविधान शासन के विविध शक्तियों के प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाओं और पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है। शासन का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त करता है और प्रत्येक अंग न केवल संवैधानिक वरन पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक दृष्टि से भी शासन के अन्य अंगों से स्वतंत्र है। सरकार के अंगों की एक दूसरे से
यह स्वतंत्रता ही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मूल तत्व है, जिसकी सुनिश्चित व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई है। अमेरिकी न्यायपालिका भी शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिका संविधान का एक प्रमुख आधार मानती है और इसकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है। किल्डबोर्न बनाम थॉम्पसन के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान का एक प्रमुख लक्षण और गुण बतलाया है। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अमेरिका के लिखित संवैधानिक कानून का यह मुख्य लक्षण है कि इसके अनुसार राज्यों अथवा राष्ट्र से संबंधित जो शक्तियाँ सरकार को दी गई है वे 3 भागों में बटी हुई है: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। सरकार के इन 3 विभागों से संबंधित कार्य सार्वजनिक राज्य कर्मचारियों के 3 अलग अलग वर्गों द्वारा किए जाएंगे तथा इस प्रणाली की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों विभागों के कार्य क्षेत्रों को सुनिश्चित एवं स्पष्ट रूप से पृथक पृथक रखा जाए। नियंत्रण और संतुलन, इसके अर्थ और प्रकृति। नियंत्रण और संतुलन के अर्थ एवं प्रकृति। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन, ये 2 सिद्धांत ऊपर से देखने पर परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन वस्तुतः इन दोनों सिद्धांतों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये 2 सिद्धांत और व्यवस्थाएं तो एक दूसरे की सहायक और पूरक है। इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है और वह है शासन की शक्तियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना, जिससे शासन नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कोई आघात ना पहुंचा सके, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण तथा संतुलन। संविधान निर्माताओं ने शासन को मर्यादित रखने और व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा हेतु शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाया, लेकिन इसके साथ ही वे शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से भी परिचित थे। शक्ति विभाजन के सबसे प्रमुख समर्थक मैडिसन ने अपने पत्र फेडरलिस्ट में लिखा था कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आशय यह नहीं है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध ना रहे। उन्होंने आगे लिखा कि जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबद्ध ना किए जाएंगे और इस तरह से मिला नहीं दिए जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कदापि नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान निर्माताओं द्वारा यह भी सोचा गया है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरी सीमा तक अपनाने पर शासन का प्रत्येक अंग अपने निश्चित क्षेत्र में असीमित शक्तियां प्राप्त कर शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। अतः उनके द्वारा यह निश्चय किया गया कि तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग करने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करता रहे और ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया जाए कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली ना हो सके। इस प्रकार अलेक्जेंडर हैमिल्टन के शब्दों में शक्ति के प्रतिद्वंदी शक्ति, पावर एज द राइवल ऑफ पावर, का निर्माण किया गया और शक्ति विभाजन सिद्धांत के सहायक रूप में एवं उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। बॉयल के शब्दों में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सोच समझकर की गई है, जिससे शासन की कोई शाखा पागलपन ना कर बैठे। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाने का रूप यह है कि शासन के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से प्रत्येक अंग पर अन्य 2 अंगों के द्वारा नियंत्रण रखते हुए ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। नियंत्रण और संतुलन के इस सिद्धांत को अमेरिकी कांग्रेस और
राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों में अधिक प्रमुखता के साथ अपनाया गया और न्यायपालिका के संबंध में स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत सीमित रूप में सरकार के तीनों अंगों के संबंध में नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की इस शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार, सस्पेंसिव वीटो और जेबी निषेध अधिकार, पॉकेट वीटो प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को प्राप्त निषेधाधिकार की यह शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियंत्रण है, जिसके प्रयोग में समय के साथ वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति को ऐसे कुछ साधन भी प्राप्त हैं जिनके आधार पर कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजकर राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके, कांग्रेस सदस्यों पर विभिन्न अनुग्रह करके और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में भी कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से ही प्रतिबंधित होती है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो उनके विचार में संविधान के प्रतिकूल है। इस प्रकार कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संबंध में उसके द्वारा मनमानी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण अर्थात कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बन सकता। कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश रखा जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। व्यवहार में अनेक बार कांग्रेस ने अपनी इस शक्ति का प्रभावशाली रूप में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश की सेना का अध्यक्ष है और वह पर राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति की इस शक्ति पर दो रूपों में नियंत्रण रखती है। प्रथमतः संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किए गए समझौते और संधियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है। इस पुष्टि के अभाव में संधियां और समझौते व्यर्थ हो जाते हैं। यह सर्वविदित है कि कांग्रेस द्वारा पुष्टि प्रदान न किए जाने के कारण ही राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना सके थे। इसी प्रकार राष्ट्रपति को बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हो तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। न्यायपालिका पर भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा जाता है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है और कांग्रेस महाअभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पदच्युत भी कर सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे जो कांग्रेस की दृष्टि में अनुचित है तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है और लागू कर सकती है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे, उसका दंड स्थगित कर दे
अथवा दंड कम कर दे। सरकार के ये अंग तो एक दूसरे को नियंत्रित करते ही है, इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा भी कुछ और नियंत्रण है, जैसे कि कांग्रेस के दोनों सदनों का एक दूसरे पर नियंत्रण। कानून निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस के दोनों सदनों को लगभग समान शक्ति प्राप्त है, अतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। संघीय सरकार और राज्य सरकारों का एक दूसरे पर नियंत्रण। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में राज्य सरकारों को भी पर्याप्त शक्तियां प्राप्त है। उदाहरण के लिए संविधान संशोधन के प्रस्तावों पर 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संघीय सरकार और राज्य सरकारें एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करती है। इसी प्रकार शासन के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। इसी बात को लक्ष्य करते हुए सन 1941 में जॉन एडम्स ने अपने एक पत्र में जॉन टेलर को लिखा था कि आरंभ से अंत तक अमेरिकी संविधान में एक अंग दूसरे अंग पर प्रतिबंध रखता है। ऑग और रे लिखते हैं कि अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण और संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत। वाटरगेट कांड के संबंध में अमेरिकी कांग्रेस और न्यायपालिका द्वारा जिस प्रकार से कार्यवाही की गई और अंततोगत्वा निक्सन को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया, वह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का अत्यधिक सजीव उदाहरण है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, इसकी क्या आलोचना, क्या क्रिटिसिज्म है। अमेरिकी शासन व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली पर आधारित है, जहां इसका लाभदायक पक्ष यह है कि शासन का कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए घातक नहीं हो पाता। वहाँ इसका एक अन्य पक्ष भी है जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। प्रथमतः शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत के कारण अमेरिकी शासन में एकता का अभाव है। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को पूरे शासन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परंतु अमेरिका में किसी एक अंग को पूरे शासन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। एक विशेष समय पर उत्पन्न कुव्यवस्था के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। द्वितीयतः नियंत्रण और संतुलन के कारण अनेक बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति विशेष तौर पर उस समय देखने में आती है जबकि राष्ट्रपति एक राजनीतिक दल का हो और कांग्रेस के दोनों सदनों में दूसरे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो। 1974 से 1975, 1980 से 1982 तथा 1986 से 90 के वर्षों में ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन इन वर्षों में इस स्थिति ने किसी टकराव को जन्म नहीं दिया। लेकिन 1995 में इस दलीय स्थिति के कारण सालाना बजट संबंधी मामले पर गतिरोध खड़ा हो गया और सरकार को अपने कई विभागों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। यह स्थिति राष्ट्रपति पद तथा कांग्रेस में पारस्परिक विरोध तथा विभाजित उत्तरदायित्व को जन्म देती है, जिससे कार्य की गति धीमी पड़ जाती है और नेतृत्व को निराशा होती है। वर्तमान समय राष्ट्रपति चुनाव और प्रतिनिधि सभा व सीनेट के चुनाव के बाद 2005 ईस्वी में स्थिति यह है कि राष्ट्रपति पद पर रिपब्लिकन पार्टी ने पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत प्राप्त है। शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत का प्रभाव कम होना। एक अन्य बात यह है कि वर्तमान समय में अमेरिकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत का प्रभाव पर्याप्त सीमा तक कम हो गया है। इस सिद्धांत के प्रभाव को कम करने वाले तत्व ये हैं। प्रथाएं। 20वीं सदी में ऐसी कुछ प्रथाओं का विकास हुआ है
जिनसे नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत का प्रभाव कम हो गया है। ये प्रथाएं हैं सीनेटीय शिष्टता, सीनेटरियल कर्टसी, अवकाश नियुक्तियों की प्रथा और कार्यपालिका समझौते की प्रथा। सीनेटीय शिष्टता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन सुनिश्चित हो जाता है यदि संबंधित नियुक्तियां वह सीनेटर स्वीकार कर ले जिसके राज्य में नियुक्तियां की जानी है। इस प्रथा ने राष्ट्रपति तथा सीनेट के बीच सद्भाव और सौदेबाजी की मिलीजुली स्थिति को जन्म दे दिया है, जिसके कारण शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत का प्रभाव कम हुआ है। इसी प्रकार अवकाश नियुक्तियों की प्रथा ने राष्ट्रपति को सीनेट के अवकाश काल में सीनेट के अनुसमर्थन के बिना नियुक्तियां करने का अधिकार दे दिया है। कार्यपालिका समझौतों की प्रथा ने संधियों के संबंध में सीनेट की स्थिति को प्रभावहीन बना दिया है। कार्यपालिका समझौतों पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधियां करने के स्थान पर कार्यपालिका समझौतों पर बल देता है। ऐसा विशेषकर उस स्थिति में किया जाता है जब सीनेट में विरोधी दल का बहुमत हो और सीनेट उद्दंड आचरण को अपना रही हो। राजनीतिक दलों के विकास के कारण शासन के तीनों अंगों में सहयोग की भावना पैदा हो गई है और शासन की शक्ति पर नियंत्रण कमजोर हो गए हैं। यह भावना विशेष रूप से उस समय विद्यमान रहती है जब राष्ट्रपति उसी दल से जुड़ा होता है जिसे कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन उस समय राष्ट्रपति की कठिनाइयां बढ़ जाती है जब कांग्रेस में विरोधी दल का बहुमत होता है। राष्ट्रपति का नेतृत्व। इन सब के अतिरिक्त आज अमेरिका की शासन व्यवस्था और अमेरिकी राष्ट्र पर राष्ट्रपति का नेतृत्व स्थापित हो गया है। रेडियो, टेलीविज़न और प्रेस सम्मेलनों आदि के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी जनता के साथ सीधा जुड़ गया है। यदि राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है तो वह अमेरिकी जनता से सीधे अपील करते हुए कांग्रेस तथा कुछ सीमा तक सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभावित कर सकता है। व्यवहार में देखा गया है कि आपातकाल में तो शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत लगभग पूर्णतः ही समाप्त हो जाता है और समस्त शासन तंत्र पर राष्ट्रपति का निर्विवाद नेतृत्व स्थापित हो जाता है। इस प्रकार सामान्य काल में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत प्रभावी होते हैं। नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत का अधिक प्रभावी उस समय होता है जब राष्ट्रपति पद पर एक राजनीतिक दल का अधिकार हो और कांग्रेस में दूसरे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो। इस संबंध में मुनरो ने ठीक ही लिखते हैं कि परंपराओं द्वारा नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली पारस्परिक उत्तरदायित्व में बदल गई है। साथ ही यद्यपि शक्ति विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी संवैधानिक सिद्धांत के रूप में चल रहा है और अमेरिकी सरकार द्वारा व्यवहार में उसे सामान्यतः मान्यता दी जाती है, परंतु जब संकट काल आता है तब इसे शीघ्र और समर्थ कार्यवाही के मार्ग में बाधक नहीं होने दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।